अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़राअत जो है एक अजीम पेशा यहां पे समझा जाता है। काश्तकार अपनी साल भर की कमाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी फसल में होती है। तो फसल को बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश काश्तकार की जानिब से की जाती है और मुल्क पाकिस्तान में ये एक बड़ा ज़र मुबादला भी है और बहुत सारी एक्सपोर्ट्स भी की जाती हैं। ज़रूरी अजनास को तैयार किया जाता है, उनके बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और कपास हो, चावल हो, गंदम हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है और एक बड़ा ज़र मुबादला है जो कि किसानों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कमाया जाता है। लेकिन खास तौर पे अगर चावल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव रखता है। आज का ये जो स्पेशल सेगमेंट है ये किसानों के लिए डिज़ाइन किया गया और सिंजेंटा की जानिब से, जो कि एक मारूफ कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है और 100 से ज़ायद मुल्कों के अंदर काम कर रही है, अपने 48,000 मुलाजमीन के साथ इनकी जानिब से डिज़ाइन किया गया है। और आज अगर जो भी किसान हमारे फैसलाबाद का हो या जहां कहीं भी हमें देख रहा हो तो टीवी का वॉल्यूम ज़रा आप कर लें, क्योंकि बहुत सारी मुफीद चीज़ें होंगी किसानों के लिए जो कि आज हम अपने इस फर्स्ट सेगमेंट के अंदर बताएंगे। और सिंजेंटा के हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे जो कि बताएंगे कि किस तरह से काश्त को, चावल की फसल को बेहतर किया जा सकता है। और सिंजेंटा के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है और ये ब्रांड क्या करता है कि आपको बहुत सारे हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कुछ पेस्ट कंट्रोल अदवायात जो हैं वो भी सिंजेंटा की जानिब से आपको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपकी फसल बेहतरीन हो। आप फसल किस तरह से बेहतरीन होती है, बहुत सारे जो काश्तकार होते हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है, ये शिकायत मौसूल होती हैं कि बीज उन्होंने जो खरीदे हैं बीज बेहतर नहीं थे, उसकी वजह से फसल जो आई वो बेहतर नहीं आई। लेकिन सिंजेंटा की जानिब से जो बीज फराम किए जाते हैं आपको ना से उससे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी फसल बेहतर होती है बल्कि उसकी यील्ड यानी जो आपको प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिलता है वो भी आम फसल से ज्यादा होता है। अब वो किस तरह से ज्यादा होता है कि सिंजेंटा के दिए गए बीज से आप जो फसल बोएंगे उसके तने भी मोटे होंगे, यानी अगर किसी किस्म की आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है तो आपका पौधा जड़ से मजबूत होगा और जड़ से मजबूत होने की वजह से अपनी जगह पर टिका रहेगा और इसके साथ साथ जो फल उससे मिलेगा वो भी आम फसल से ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो सिंजेंटा की जानिब से यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे किसान जो कि चाहते हैं कि चावल की फसल बेहतरीन हो और ज्यादा से ज्यादा उससे इनकम जनरेट करें तो उसके लिए मिस्टर टॉप एक टेक्नोलॉजी है जो कि सिंजेंटा की जानिब से यूज की जा रही है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, उसको किस तरह से यूज करना है, वो चावल की फसल के लिए किस तरह से मुफीद है, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ जो रिप्रेजेंटेटिव उनके मौजूद होंगे उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, वो भी आपको इसकी फायदे के हवाले से बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान ग्लोबली 12% कंट्रीब्यूशन कर रहा है चावल की काश्त के हवाले से और अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है और तकरीबन ग्लोबली अगर देखा जाए तो छठे या सातवें नंबर पे चावल की प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान का नंबर आता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं कि एक बड़ा ज़र मुबादला है जो कि पाकिस्तान चावल की एक्सपोर्ट के साथ कमाता है और एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से अपनी अहमियत रखता है और 55% के करीब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चावल की जाती हैं, यानी जितना भी चावल पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाता है उससे तकरीबन आधा चावल जो है वो आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाकी मुल्क के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है। और पाकिस्तानी चावल के हवाले से आपको बताता चलूं दुनिया में एक खास अहमियत रखता है, खास तौर पे बनास्पति चावल जो है वो पुरानी बनास्पति, मतलब मेरी मदर जब खाना बनाती होती थे तो उनका होता था कि पुराना बनास्पति जो है चावल जो है बासमती के चावल जिसको कहते हैं, पुराना बासमती के चावल वो बड़े जबरदस्त समझे जाते थे। अब जबरदस्त क्यों समझे थे, उसका अरोमा बेहतरीन होता है, उसका टेक्सचर बेहतरीन होता है, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन होती है और खासकर हमारे जो पंजाबी लोग होते हैं वो देखते हैं कि चावल की लंबाई बेहतरीन है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बेहतरीन होने की वजह से ही
लोगों की अव्वलीन तरजीह जो रहती थी वो बासमती चावल रहती थी। तो बासमती चावल के हवाले से भी आपको बताएंगे। बासमती चावल की कुछ जनरेशन है, हाइब्रिड सीड्स हैं जो कि सिंजेंटा की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि धान की फसल बेहतरीन हो तो आप सिंजेंटा के बीज और इसके साथ साथ इसकी खासकर अमिस्टर टॉप जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज करें ताकि आपकी फसल बेहतर हो सके। तो फसल के हवाले से तो जनाब गुफ्तगू कर ही लें, लेकिन उसके साथ साथ सिंजेंटा के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे आज के सवालात होंगे। 1 घंटे का खासकर सेगमेंट जो है वो डिजाइन किया गया है। जितने भी सवालात एक आम किसान पूछना चाहता है धान की फसल के हवाले से, हम सिंजेंटा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ सादिक हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे वक्तन फवक्तन पूछते रहेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो इस वक्त चैनल को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि धान की फसल बेहतरीन इस साल पैदावार दे, उनके लिए ये सवालात जो हैं वो किए जाएंगे। तो वेलकम करते हैं जी सादिक हुसैन साहब आपको शो के अंदर। सिंजेंटा के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप और बहुत सारी खूबियां इसकी सुन रखी हैं हमने, और 100 से जायद मुल्कों के अंदर अगर ये काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि 100 से जायद मुल्कों के किसानों का एतमाद सिंजेंटा पे बहाल है, चाहे वो हाइब्रिड सीड्स हो या पेस्ट कंट्रोल अदवायात हो या फिर अमिस्टर टॉप जैसी टेक्नोलॉजी हो जिससे धान की फसल को 4 चांद लगा दिए जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप धान की फसल का अगर पाकिस्तान में मैशियत के लिहाज से अगर किरदार देखा जाए उस हवाले से बताइएगा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़राअत किसी भी मुल्क में मैशियत के हवाले से रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमें सिटी 41 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आजकल के इस अहम इशू पे सिंजेंटा के पर्सन को दावत दी और हम मिलके इंशाल्लाह होपफुली कि जो इसकी आज हम जो 1 घंटा सर्व करेंगे इसमें हम किसानों की हेल्प करेंगे कि किस तरह एक अच्छा किसान एक अच्छी पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ तो सिंजेंटा अगर पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंस की मैं बात करूँ, दुनिया में तो आपने बता दिया कि 48,000 इसके एम्प्लॉई हैं। अगर पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंस की बात करूं तो 2 चीज़ें सिंजेंटा पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रही है। एक तो हमारे पास कैपेबिलिटी है टीम में कि इस किस्म की टेक्निकल और ट्रस्टेड टीम इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है जो कि हमारे काश्तकार किसानों की हेल्प के लिए 24 घंटे दिन रात फील्ड में काम कर रही है। दूसरी बात कि सिंजेंटा की अगर पाकिस्तान में प्रेजेंस के हवाले से बात करूं तो इसमें यह है कि हमारा एक मखसूस एक्सक्लूसिव किस्म का नेटवर्क है जिसके तहत हम एक फार्मर को उसकी यानी कि उसकी दहलीज पे एक ज़राई अद्वियात और एक अच्छा हल देते हैं। उस एक्सक्लूसिव नेटवर्क का हमारे पास जो नाम है, जिस सिंजेंटा जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज सिस्टम रन कर रही है उसका नाम है नया सवेरा। नया सवेरा एक्चुअली सिंजेंटा का एक फ्रेंचाइज सिस्टम है। किसी भी काश्तकार को अगर फार्मिंग के हवाले से कोई भी मसला हो तो वो उस नया सवेरा पे विजिट करके उससे हमारा उस मसले के मुताबिक हल ले सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि राइस के हवाले से, अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो गंदम के बाद सबसे ज्यादा काश्त किए जाने वाले रकबे पे जो फसल है वो हमारी चावल है। चावल की इंपॉर्टेंस की मैं अगर बात करूं तो ये दुनिया में अगर देखें तो एज ए स्टेपल फूड यूज होती है। अगर मैं ये मेरे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि दुनिया की अगर पॉपुलेशन को मैं देख लूं तो उसका मोस्टली गंदम, मेज, दुनिया में कॉर्न बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और उसके बाद तीसरी बड़ी जो लार्जेस्ट क्रॉप है वो राइस है जो कि एज ए स्टेबल फूड यूज होती है। पाकिस्तान में बड़ा कंज्यूम किया जाता है राइस को और हमारी घरों में कभी भी दावतें होती हैं, बासमती के चावल हर जगह पके होते हैं। ये घरों की एक शान और पहचान बन चुकी है मेहमान नवाजी के लिए। हाँ, वाकई ऐसे है कि चावल की कंजम्पशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं आपने बहुत अच्छा पहले स्टार्ट में बताया कि एक्सपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारा मुल्क लास्ट अगर 18-19 की बात करूं तो 5वें नंबर पे था एक्सपोर्ट के हवाले से। अगर मैं इस टाइम बात करूं तो इस साल जो पिछला सीजन गुजरा है हमारा मुल्क 4थे नंबर पे रन कर रहा है। यानी कि हम जितनी भी चावल की प्रोडक्शन पैदा करते हैं 5.5 मिलियन टन जो है हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी टोटल प्रोडक्शन का जैसे आप बता रहे थे 55% जो है यानी कि जो हम पैदा कर रहे हैं आधे से ज्यादा हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल इसके लिए ज्यादा है जनाब। अगर हमारा किसान बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे तो हम इसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बंगाली हमसे आगे हैं,
अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए या चावलों की क्वालिटी की बात की जाए तो बंगाली इस वक्त पाकिस्तानियों से चावलों के हवाले से आगे समझे जाते हैं। आखिरकार वो क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे उनकी फसलें हमसे ज्यादा बेहतर होती है चावलों? इसमें ऐसा है कि हम वाकई नो डाउट बांग्लादेश की अगर हम पर हेक्टेयर या पर एकड़ की पैदावार काउंट करें ना, तो वो हमसे ज्यादा पैदावार ले रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान की अगर हम कहें तो 3.5 टन पर एकड़ यानी कि ये हमारी पैदावार है, और बांग्लादेश 3.7 पे फॉल कर रहा है। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान ये हमसे बहुत आगे है प्रोडक्शन के हवाले से। जस्ट ये है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कि आया कि जो बांग्लादेश का किसान है वो हमसे क्या चीज प्रेफर कर रहा है कि जो हम नहीं कर रहे। इसमें आगे चल के आप मुझसे इसमें पता चलता जाएगा कि मैं क्वेश्चंस करूंगा आपसे, और जो आप पॉइंट्स बताएंगे वो हम किसानों को भी बताएंगे। वो देख रहे होंगे इस वक्त टीवी, और उनको पता चलेगा कि अगर उन स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं वो ज्यादा अच्छी फसल जो है उनको बेहतर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जब इसकी इंक्रीज कंजप्शन ज्यादा होगी चावलों की तो डिमांड भी बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इतना ज्यादा चावल जो है वो पंजाब के अंदर पंजाब के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर काश्त किया जा रहा है। हर किसान की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाए, तो ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाने के लिए ज्यादातर रकबे के ऊपर चावल ही काश्त किया जाता है, और हर एक की फिर कोशिश भी होती है कि इससे यील्ड भी ज्यादा ली जाए। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे ये तो हम जनाब आप ही से पूछें। अच्छा, मैं जस्ट एक चीज़ एडिशन कर दूं माशाल्लाह कि इसमें जस्ट ये है कि अगर हम इस चावल की फसल को ले लेना कि वक्त के गुजरने के साथ साथ अगर हम देखें जिस तरह के हालात चेंज हो रहे हैं ना, तो हमें अगले 10 साल में हमारी प्रोडक्शन जो वर्ल्ड लेवल पे या पाकिस्तान में हो रही है इसको 20-25% इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो ज़रूरत है ना खुराक की, जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, और हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया डिक्रीज हो रहा है अर्बनिज्म की वजह से, सिटी बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, कॉलोनीज निकल रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली भी तो कम्पीट करना है ना? इंटरनेशनली हमने कम्पीट करना है। और हम इसको, मैं जस्ट ये बता दूं कि हमें अपनी प्रोडक्शन में अगले 10-15 साल में 20 से 25% तक पैदावार में इंक्रीज करनी है कि हम दुनिया की खुराक की ज़रूरत को मीट करने के लिए हम उस पर काम करें। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि सिंजेंटा वर्ल्ड लेवल पे जस्ट एक जो काम कर रही है वो है फूड सिक्योरिटी, कि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है हम उसकी फूड के लिए क्या काम कर रहे हैं, हम उनको फूड सिक्योरिटी कैसे दे रहे हैं। वो सिंपली यही हल है कि हम एक फसल से अच्छी पैदावार लेके हम दुनिया की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, बाजुकात हमारे यहाँ भी ऐसे भी होता है कि बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो कि हमलावर हो जाते हैं फसल के ऊपर। सिंजेंटा की जानिब से खास तौर पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पेस्ट कंट्रोल अद्वियात किस किस्म की मुतारफ करवाई गई हैं, उस हवाले से भी बताइए। मैं जस्ट इसमें इतना बता दूं, इसको अगर सेगमेंटेशन कर लेना हम कि जो पेस्ट एक्चुअली होता क्या है। पेस्ट होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें डिजायर नहीं है उस जगह पे उसका मौजूद होना, उसको हम पेस्ट कहते हैं। हमारी असल पॉपुलेशन के साथ जो भी चीज कंपीट करेगी उसको हम कहते हैं पेस्ट। पेस्ट की डेफिनेशन सबसे पहले तो ये है। अब हम राइस के हवाले से अगर पेस्ट की बात करें तो डिफरेंट पेस्ट आते हैं इसमें। सबसे मेन जो इस टाइम पेस्ट आ रहा है वो है हमारे लिए, अगर हम बात करें, वो है हमारे लिए जड़ी बूटियां, कि जो खेत में मौजूद जड़ी बूटियां हैं, अगर राइस के फील्ड में कोई भी जड़ी बूटी अगर ग्रो करती है तो साफ ज़ाहिर है वो हमारी खाद और उसके साथ compete करेगी, जिसकी वजह से हमारी फसल को नुकसान होगा। पहला पेस्ट हमारे पास ये है कि वीडीसाइड। सिंजेंटा इसके हल के लिए भी बहुत अच्छे वीडीसाइड मुतारफ करा रही है, और पाकिस्तान में इस साल सख्त जान जड़ी बूटियाँ, मिसाल के तौर पर अगर हम एक सिंपली नारोवाल या इस साइड पर चले जाएँ, पंजाब की जो हब है राइस के हवाले से, जहाँ पर बनस्पति या कर्नल काश्त होता है, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था कि एक सख्त जान किस्म की जड़ी बूटियाँ, घोड़ा गाय फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम ले लूँ, तो उसका जो पॉपुलेशन से इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही थी, फार्मर उस पर परेशान थे। सिंजेंटा ने काविश करके इस साल लेटेस्ट केमिस्ट्री एक लॉन्च की है राइसर के नाम से, तो जो कि हम फार्मर को हल दे रहे हैं उस वीड्स के कंट्रोल के लिए। पहला पेस्ट हो गया जड़ी बूटियाँ। दूसरा पेस्ट हमारे पास, अगर मैं राइस की बात करूँ तो उसमें इंसेक्ट, हशरात, जो कीड़े मकोड़े उस पर हमला करते हैं। इसमें फिर कैटेगरी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर राइस की मैं बात करूं तो कुछ पेस्ट ऐसे हैं मीनवाइल कि एक स्टेम बोरर है, तने की सुंडी,
जो कि फॉर एग्जांपल 20-25 दिन की फसल पे उसका हमला होता है और वो नुकसान देती है हमारे टिलरिंग को, शगुफों को नुकसान देती है। फिर उसका जाके जब मुंजर हमारे प्रोडक्शन स्टेज, जब हम रिजल्ट लेने के लिए काबिल होते हैं तो उस टाइम इसका अटैक होता है, जिसकी वजह से हमारे जो मुंजर हैं वो वाइट कलर के निकलना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमारी पैदावार का लॉस होता है। दूसरा जो इस टाइम इमर्जिंग पेस्ट है, अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए इस टाइम जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए वो है हापर, ब्राउन हापर। ब्राउन हापर एक रस चूसने वाला पेस्ट है, कीड़ा है, जो कि अगर देखा जाए तो जो हमारा राइस का बेस है, जहां से रूट के ऊपर स्टेम में, वहां से तने का रस चूस लेता है। और इस साल मेरा ख्याल हॉपर्स बहुत ज्यादा अटैक भी किया है उन्होंने फसलों के ऊपर। हाँ, बहुत ज्यादा अटैक किया फसलों पे, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा नुकसान हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली मतलब ये आए हैं, इतने ज्यादा तादाद में आगे कि किसान इस हवाले से बड़ा परेशान था। हाँ, मैं इस चीज को ऐड कर दूं कि माशाल्लाह अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज, ये क्यों इस तरह आ रहे हैं, डिजीज इंक्रीज हो रही हैं, उसमें हम अगर देखें इसमें दूसरा हमारा कि पेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये है क्या? एक्चुअली हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नो, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज हो। और आपके लिए एक हैरानकुन बात होगी, अगर मैं पाकिस्तान को देखूं ना, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान उन टॉप 10 मुमालिक में शामिल है जहां पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से हमारी जो ज़राई फसलें हैं इन पे एक 15 से 20% तक मेरा ख्याल कमी भी आ रही है अजनास के अंदर, पैदावार के अंदर। हाँ, नो डाउट, क्योंकि एनवायरमेंटल स्ट्रेस जब पौधे पे पड़ता है तो उसके लिए बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यील्ड इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो पौधा उग रहा है उसको तो गुज़श्ता साल जितनी गर्मी चाहिए होगी, लेकिन गर्मी जब उससे ज्यादा पड़ेगी तो उससे टॉलरेट नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी यील्ड डिक्रीज होगी। और डे टू डे जिस तरह हम हाइब्रिड सीड्स लेते हैं F1 F2 जनरेशन से, वो सीड्स बेहतर पैदावार आपको फराहम करता है, लेकिन इसी तरह अगर इनकी यील्ड डे बाय डे कम होती चलेगी तो जेनेटिक चेंजेस कुछ ऐसी आएंगी कि वो यील्ड इंक्रीज करने के बजाय डे टू डे डिक्रीज करना शुरू हो। हाँ, मैं जैसे इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दूं आपकी बात में, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने इसको आंसर किया। मैं जैसे इसमें ये बता दूं, लास्ट ईयर जस्ट इस माहौल के चेंज होने की वजह से कुछ हमारे इलाकों में शिकायत आई थी कि यही राइस की फसल में के प्रोडक्शन स्टेज पे उसके मुंजर, यानी कि जिसको हम पैनिकल कहते हैं, वो बाहर निकल आया और पैनिकल में दाना नहीं बना, जस्ट टेम्परेचर की वजह से। हालांकि उसमें कोई चीज भी नहीं थी और ना किसी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक था, जस्ट टेम्परेचर की चेंज की वजह से हमारे जो पैनिकल से स्पाइक थे मुंजर, उसमें दाने नहीं बने, अल्टीमेटली हमारी पैदावार डिक्रीज हुई। और इसी ग्लोबल वार्मिंग या इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी 10 से 15% जो पैदावार है दुनिया में या पाकिस्तान में लास्ट ईयर डिक्रीज हुई। इसका इम्पैक्ट हमें हुआ है और हम इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा किसान को चाहिए कि वो टाइम पे अच्छा सीड अच्छे टाइम पे उसको काश्त करेंगे, होपफुली को हम इसको मीट कर सकेंगे। और ग्लोबल चेंजेस जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा हैजल्ट है जो इस टाइम हमें सामना करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट साल आने वाले हैं 2-4-10 सालों में, कि इसमें क्लाइमेट बहुत अच्छी, जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर, देखें फसल हमारी तैयार होती है, टेम्परेचर अप होता है, पैदावार नहीं आती। फसल पकी हुई है, टेम्परेचर डाउन हुआ, बारिशें हुई। ये देखें एक नेचुरल फिनोमेना, एग्रीकल्चर को हम अगर देखें तो एक ये कुदरती फिनोमेना है, उस बेनियाज ज़ात के काम है कि अगर मौके पे वो हमें अच्छा साथ दे जाए, हम कर सकते हैं कोशिश, हम कर सकते हैं इनोवेटिव काम, हम वो काम कर सकते हैं कि जिससे हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज मिले। वो क्या काम है, वो हमारे हद तक तो हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल नेचुरल चेंज आ रही हैं, इस पर हमें थिंक करना चाहिए हमारे ज़राई माहिरीन को कि इसमें हमें किस किस्म की वैरायटी लॉन्च करनी चाहिए जो अच्छी परफॉर्म करे, और किस किस्म के न्यू पेस्ट। देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ, ब्राउन हापर सुना नहीं था किसी ने, ठीक है, इस किस्म की डिजीज जो कि हमने सुनी नहीं थी, जो कि लास्ट ईयर 2-3 सालों में फील्ड में मौजूद है, हमारे किसान की फसल का शदीद नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, हमें माहौल के मुताबिक ढलना चाहिए और जो जो मसाइल फसल पे आते हैं उसका बर वक्त हल करना चाहिए। और अगर आपको हल जनाब चाहिए तो सिंजेंटा आपको तमाम तर हल आपकी दहलीज पे प्रोवाइड कर रहा है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
हमारे साथ सादिक हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर हैं सिंजेंटा पाकिस्तान के, और सिंजेंटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मजीद चावल की और धान की फसल के हवाले से गुफ्तगू इनके साथ करते हैं। क्या कहेंगे साहिब साहब, अगर खास तौर पे कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अपनाना चाहिए जिसकी आपकी पैदावार इंक्रीज कर सके? क्योंकि जैसे आपने क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बताया कि पैदावार डिक्रीज कर रही है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए भी तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी जो अगर हमारा किसान अपनाए तो उससे फसल के अंदर बेहतरी आ सकती है। हाँ, नो डाउट कि इसमें यह है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के साथ साथ कोई और इसमें मद्देनजर रखें ना कि जो हमारी पैदावार हो रही है उसमें कमी की वजूहात क्या हैं, तो इसमें सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारे पास जो सीड इस्तेमाल हो रहा है वो ओल्ड वैरायटियाँ हैं, यानी कि पुराने बीज हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारा हाइब्रिड नहीं है, यानी कि इस किस्म का नहीं है, कोई जो वैरायटी हमारी पुरानी चल रही है। और दूसरा ये है कि हमारा किसान ओल्ड सीड इस्तेमाल करता है। ओल्ड सीड मीन के जो 10-15 साल 10 साल से उसके पास चल रहा है उसी को सीड को लेकर इस्तेमाल करता है, किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से या हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे वो परचेज नहीं करता। दूसरी बात कि उनका जो हमारी कमी में अगर हम उसको सबसे पहले इसको मैनेज करने के लिए ये है कि हमारे पास एक अच्छा सीड इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेश, जो कि हमारे अप्रूव वैरायटी हैं, उस वैरायटी को हमें इस्तेमाल करना। दूसरी बात कि हमारे जो वजूहात में आता है उसमें यह है कि स्विंग का मेथड, कि हमारे पास जो स्टिल हम कन्वेंशनल तरीके से वो काश्त कर रहे हैं कि हमारे पास स्विंग वही नर्सरी से उसको काश्त करना, फिर वो देखें जी नर्सरी कितने दिन की काश्त कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर हमारा ट्रांसप्लांटिंग के प्लांट पॉपुलेशन पूरी है नहीं है, उनको पानी कब दे रहा है, उनको खाद क्या है और फसल की किस स्टेज को क्या ज़रूरत है, ये थे सारे उसके मसाइल। अगर मैं सिंजेंटा के हवाले से इसका हल आपको बयान करूं तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ जो ये होती है कि किसी भी फसल के लिए, मैं अगर राइस की बात करूं तो सबसे पहले यह है कि उसके लिए एक अच्छा क्वालिटी सीड वो हमें परचेज करना चाहिए, जो अच्छा हो, जो अप्रूव्ड हो, जो हमारे क्लाइमेट उस ज्योग्राफी के लिए फिट हो, वो हमें सीड इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि उस सीड की नर्सरी काश्त करना, ये पुराना तरीका है। जदीद में हम चले जाएं, जो आजकल न्यू इनोवेटिव है कि डायरेक्ट स्विंग कर रहे हैं लोग, सीड का डायरेक्ट ड्रिल करके छटा कर देते हैं। और दूसरा ये है कि मैकेनिकली तरीके से नर्सरी का ट्रांसप्लांट करना, कि उसी बीज को ट्रे में वो तैयार करते हैं, उसको मशीन के थ्रू वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पर एकड़ पूरी होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सीड का इंतखाब। दूसरी बात है कि नर्सरी अगर हम काश्त कर रहे हैं तो वो नर्सरी कितने दिन की आगे शिफ्ट करनी चाहिए, कि नर्सरी को नर्सरी ही रह के शिफ्ट करना चाहिए, ना कि पौधा। हमारा काश्तकार मेन ये कर रहा होता है कि नर्सरी वो काश्तकार रहता है, ट्रांसप्लांट करने के लिए 30 से 35-40 दिन तक वो ले जाता है, जिसकी वजह से वो जो पौधा 40 दिन वाले नर्सरी वाला पौधा शिफ्ट कर रहे होते हैं वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं देता। लिहाजा ये है कि सिंजेंटा या ज़राई माहिरीन ये कहते हैं कि हमारी जो नर्सरी है वो 20 से 25 दिन की नर्सरी जो है एज की 25-30 दिन की, वो हमें प्लांट में शिफ्ट कर देनी चाहिए। दूसरी बात, जदीद इनोवेटिव तरीके कि उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू, यानी कि ट्रांसप्लांटर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर खुद ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसमें पर एकड़ जो प्लांट पॉपुलेशन है जो रिकमेंडेड है उस पर काम करना चाहिए। हमारी जो रिकमेंडेड, अगर हम राइस की बात करें तो इसमें 80,000 फी एकड़ पौधा 1 एकड़ में होना चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए। लेकिन हमारा जो किसान काश्तकार है फील्ड में अगर आप मुशाहिदा करें या हम जैसे विजिट करते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि 50,000, 60,000, 65,000 मुकम्मल यानी कि पौधा उसमें नजर आता है। 1 एकड़ के अंदर उतना नहीं लगाया जाता जितना रिकमेंड किया जाता है आपको फसल लेने के लिए। देखिए सबसे कमी की मैं सिंपली ये बात आपको करूं कि हम खर्च हमारा किसान काश्तकार एकड़ के हिसाब से कर रहा होता है, खाद एकड़ के हिसाब से, मजदूरी एकड़ के हिसाब से, स्प्रे एकड़ के हिसाब से, पानी उसका वही एकड़ के हिसाब से खर्च हो रहा है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उस एकड़ में एकड़ के पौधे नहीं पाल रहा, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो उसमें नहीं पाल रहा, कम पाल रहा है। तो दूसरी बात, इसको कंपनसेट करने के लिए हमें पौधों की तादाद पूरी रखनी चाहिए। फिर स्टेज वाइज ये होता है कि अगर राइस को मैं कहूं तो इसको स्टेज वाइज देख के, ये ना हो कि खुराक दे रहा है वो इस काश्त करने के 45 दिन बाद, फसल को चाहिए काश्त करने के फौरी बाद, यानी कि बैलेंस यूज है। एक फर्टिलाइजर कह दें, मैक्रोन्यूट्रिएंट कह दें, फंजीसाइड कह दें, इंसेक्टिसाइड कह दें, वो उसका स्टेज वाइज उसका यूज है, जिसकी वजह से वो अच्छी पैदावार ले सकता है। अगर हमारा काश्तकार फसल की स्टेज को समझे और उस स्टेज के मुताबिक समझे कि उसकी ज़रूरत क्या है, अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो उस पर काम करेगा तो अल्टीमेटली हमारी पैदावार में इजाफा होगा। मैं इसकी समरी अगर यही करूं आपको कि अच्छी पैदावार लेने के लिए एक तो अच्छा सीड, नर्सरी,
25 से 30 दिन की शिफ्ट करनी चाहिए, और उस नर्सरी को जो सीड काश्त कर रहा है उसको सीड ट्रीटमेंट को यूज़ करना चाहिए, जो कि सिंजेंटा इस्तेमाल कर रही है कि अच्छी नर्सरी के स्टैंड के लिए कि पौधा हमारा अच्छा हो। अप्रॉन मैक्स एक प्रोडक्ट है सिंजेंटा का सीड ट्रीटमेंट, यानी कि नर्सरी लगाने से पहले हम बीज को वो लगा दें, जिसकी वजह से हमारी फसल का स्टैंड, मीनवाइल ग्रोथ, जर्मिनेशन और हमारा जो रूट का गुच्छा है वो अच्छा बनेगा, और पौधे को हम उखाड़ के अगर खेत में शिफ्ट करेंगे तो वो उन्हीं पैरों पे चल पड़ेगा, हमें उसमें डैमेज नहीं होगा। दूसरी बात कि कुछ इस किस्म की डिजीज़ होती हैं, इसी के मैं अगर कंसर्न करूँ सीड के हवाले से कवर करने की कोशिश करूँ, तो जो सीड के थ्रू या ज़मीन के थ्रू मुंतकिल होती हैं, वो अगर हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे अप्रॉन मैक्स सिंजेंटा का, तो वो जो सीड के थ्रू या सेल बॉर्न डिजीज़ हैं उनको उससे कंट्रोल मिल पाएगा, और बैलेंस यूज हम करें किसी भी चीज का। अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें सिंजेंटा की गिनवाई, आखिरकार किसान बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, सिंजेंटा को ही क्यों चूज करे, इसकी क्या खास बात है? हाँ, गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कि सिंजेंटा ही क्यों, सिंजेंटा ही क्यों। मैं जस्ट इसकी एग्जांपल दूं, अगर उसी टॉपिक को सीड केयर के हवाले से बात करूं कि सिंजेंटा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा काम कर रही है सीड केयर पे, और पाकिस्तान में हमारा चौथा 5वां साल है कि हम सीड केयर पे इस पे काम कर रहे हैं। और सिंजेंटा के पास जो सीड केयर मौजूद है अप्रॉन मैक्स, वो वह सीड केयर है मार्केट में रजिस्टर्ड, जो कि डिजीज़ के खिलाफ जो सैल के बार या सीड के थ्रू हो रही हैं और उस पर रजिस्टर्ड है। और इसका बेनिफिट ये है, ये हाइब्रिड है? नहीं, ये फंजीसाइड, यानी कि हम जहर जो बीज को लगाते हैं, बीज की बात नहीं है, ये जो बीज को जहर लगा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि दूसरों से क्यों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दूसरों से क्यों, कि हर किसी के पास केमिस्ट्री है, कर रहा है स्प्रे। हम जो सिंजेंटा वाले हैं, या सिंजेंटा का जो ऑब्जेक्टिव है मेन दुनिया में या पाकिस्तान में, हम अपने उस प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्रॉप प्रोटेक्शन के अलावा, मीनवाइल के वो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसका, और उसके अलावा हम उस किसान की प्रोडक्टिविटी की जमानत देते हैं कि एक प्रोडक्ट हमारा वो इस्तेमाल कर रहा है अप्रॉन मैक्स, इसके साथ एक तो उसको वो डिजीज का हल मिलेगा जिसके अगेंस्ट वो कर रहा है बकैनी के खिलाफ, दूसरा ये है कि ये करने से हमारी क्रॉप का स्टैंड अच्छा होगा, इब्तदाई तौर पे टिलरिंग ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट होगा पैदावार। सिंजेंटा का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, और अगर उसके तने बेहतरीन, अगर उसका मोटा होता है तना, जरा सेहतमंद होता है प्लांट, तो जिस तरह बारिशें आती हैं, अंधेरी आती है, तो उससे तेज हवा चलने से प्लांट जो है वो उखड़ता नहीं है या खराब नहीं होता। हाँ, ऐसे है जो फसल, देखें बुनियाद जिस चीज की बेची हो कि बिल्डिंग आप बना रहे हैं, अगर उसकी आप बुनियाद अच्छी बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो बिल्डिंग हमारे लिए ज्यादा देर सर्वाइव करेगी। इसी तरह हम किसी भी फसल की राइस के हवाले से हम बात आज कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम बुनियाद या बेस अच्छी बनाएंगे सीड केयर के थ्रू, एक प्रॉपर सीड केयर के थ्रू, जिससे हमारी जड़ा का गहराव और इब्तदाई तौर पे टिलर ज्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली हमारा उसमें पैदावार में फर्क आएगा और स्टैंड हमारी फसल का अच्छा होगा, और बीमारियों के खिलाफ भी और वैसे भी मौसम के खिलाफ वो फसल लड़ेगी जिसका स्टैंड अच्छा होगा। अच्छा, खासकर धान की फसल की बात की जाए तो अमिस्टर टॉप टेक्नोलॉजी एक ऐसी है, किसान इस पे आजकल बड़ा रिलाय कर रहा है और बहुत खुश है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। इसके हवाले से बताइएगा, आखिर ये है क्या? हाँ, एमिस्टार के अगर मैं बात करूं कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस चैनल के थ्रू मैं अपने किसान काश्तकार को, फार्मर को, पाकिस्तान के उस लेवल पे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। एमिस्टार टेक्नोलॉजी ये दुनिया में एज ए प्रोवन टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं एमिस्टार की बात करूँ ना, तो सबसे पहली बात यह है कि ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है दुनिया में, और दूसरा इसी एमिस्टार टेक्नोलॉजी से जो सिंजेंटा वर्ल्ड में रेवेन्यू कमा रही है $1.5 बिलियन एमिस्टार से। तीसरी मेन बात, ये दुनिया में जितनी भी फसल काश्त हो रही है वहां पे जो फंजीसाइड स्प्रे हो रहे हैं राइस या किसी भी फसल पे, राइस के हवाले से 75%, मोर देन 70% फार्मर ऐसे हैं जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिस्टार टेक्नोलॉजी। आखिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये तमाम चीजें आपसे मैं ब्रेक के बाद जानूंगा। एमिस्टार के ऊपर हम डिटेल के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सिंजेंटा के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद थे और अमिस्टर टॉप टेक्नोलॉजी
जो सिंजेंटा की जांच से ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस्तेमाल की जा रही है, वो बताई जा रही थी इनकी जांच से। और इनका कहना था कि तकरीबन 70 से 75% ग्लोबली जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है चावल की फसल के ऊपर, और ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि किसान किस कदर ज़्यादा एतमाद का इजहार जो है वो मिस्टर टॉप पे कर रहा है। तो मुझे इसकी खूबियों के हवाले से बताइएगा कि आखिर इसे ही क्यों इस्तेमाल करे किसान, बाकी भी तो बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। थैंक यू कि मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं कि एमी स्टार के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो एक तो एमी स्टार जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये एक्चुअली एक फफूंदी का जहर है। अगर हम फसल पे देखें तो इसमें दो किस्म की बीमारियां बहुत ही सीवियर इस किस्म होती हैं। एक तो आती है ब्लास्ट, दूसरा आता है ब्राउन स्पॉट और ब्लास्ट। अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम इसकी राइस की जब प्रोडक्शन होती है ना, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे चला जाता है, तो एक अनोखा सा फार्मूला है इसका, कुदरत ने इसे अनोखा सा इसमें बना दिया है कि मोस्टली जो हमारा पौधा है ना, उस टाइम जो खुराक हासिल करेगा वो जो उस पौधे के साथ पत्ते लगे हुए हैं वो सूरज की रोशनी से खुराक बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ज़ियाई तालीफ के अमल के थ्रू वो खुराक बनती हुई हमारी मुंजर या एंड प्रोडक्ट उसमें होती जाएगी। अब होता यह है कि मौसम में फेवर होने की वजह से कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज या बारिशें हो जाएं, मॉइस्चर ज़्यादा हो, धूप ज़्यादा, हीट, इसकी वजह से जो हमारी फसल पे इस टाइम अटैक आ रहा है वो है ब्राउन स्पॉट का, यानी कि उस पत्ते के ऊपर धब्बे बन जाते हैं जिसकी वजह से वो पत्ता जो सब्ज एरिया है पत्ते का वो रिड्यूस हो जाता है। जितना सब्ज एरिया रिड्यूस होगा समझ लें कि वो पत्ता उतनी ही खुराक नहीं बनाएगा, क्योंकि जो डैमेज हो गया, बीमार हो गया, वो पत्ता सही खुराक नहीं बनाएगा। और इन पत्तों में से भी वही पत्ता सबसे अहम जो हमारा मुंजर में किरदार अदा करता है वो है फ्लैग लीफ, जो मुंजर के साथ लगा होता है। वो पत्ता 65% खुराक यानी कि उस मुंजर के लिए बना रहा होता है। अब उस पर अगर धब्बे का निशान बन जाए तो समझ लें कि वो पत्ता बीमार है, वो प्रॉपर खुराक उस मुंजर को नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारे जो मुंजर की फिलिंग है वो उसमें नहीं होगी। एमी स्टार टेक्नोलॉजी अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारा किसान काश्तकार, तो इसको हम दो स्टेजेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, एक को हमारी फसल जब पहला झाड़ मुकम्मल कर ले, झाड़ मीन कि वो अपनी टिलरिंग मुकम्मल कर ले और रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ चल पड़े 60 डेज पे, तो उस टाइम हम एमी स्टार का पहला स्प्रे कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो पत्ते हैं या उस किस्म के जो हिडन डिजीजेज उस पर आ रही हैं, ब्राउन स्पॉट, इस किस्म की नेक ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां अटैक कर रही हैं वो उस पर अटैक नहीं करेंगी, पौधा हमारा सही हालत में चलता रहेगा। दूसरा, एमी स्टार ही क्यों? एमी स्टार के अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करूं मैं, ये वैध फंजीसाइड है जो दो तरीकों से अमल कर रहा है। एक तो हम फसल के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं, उसके सिस्टम में चला जाता है, पौधे के सिस्टम में ही चला जाता है। दूसरा यानी कि सिस्टम में गए। दूसरा इसका यह है कि ट्रांसलेमिनर है। ट्रांसलेमिनर का मतलब यह है कि पत्ते की उतली स्टेज पे हमने स्प्रे किया सरफेस पे और ये पत्ते के आर पार हो जाता है। अच्छा, हाँ, यानी कि ये उस पत्ते के आर पार हो जाता है। ये दो मोड ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से ये उस पौधे में मुकम्मल तौर पे घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। हाँ, पेनिट्रेट कर जाता है, उसको सिस्टमिक है, आर पार कर जाता है, पौधे के हर हिस्से तक ये खुद ब खुद पहुंच जाता है और हमें उस पे जो डिजीजेस हैं उस पे कंट्रोल मिलता है। अल्टीमेटली जो इसका बेनिफिट है जो सिंजेंटा क्लेम करती है वो ये है कि हमारी जो मुंजर बनेगी वो उसमें दाना पूरा होगा, खास नहीं होगी, पतल नहीं होगी, चमकदार दाना बनेगा। पहला स्प्रे रिकमेंडेड है एमी स्टार प्लस इजाबियान। इजाबियान एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, समझ लें खुराक है, बनी बनाई खुराक। वैसे पौधा जमीन से खुराक लेके उसको मुंजर पे लेके जाएगा, बाहर से उसे अब्जॉर्ब करके, हाँ, और प्लांट को जो गुजाई उसकी जरूरियात है वो पूरी करनी है। और जब उसकी गुजाई जरूरियात पूरी होगी तो मुंजर के अंदर जो दाना बनेगा वो ज्यादा सेहतमंद और बेहतर होगा। आपने सारा मसला ही हल कर दिया। यानी कि हम बाहर से उसको स्प्रे करते हैं, वो पौधे के अंदर हरकत करता है। एमी स्टार और इजाबियान टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रहा है वो उस मुंजर में भराई में अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से हमारी मुंजर की क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी देखिए, मुंजी की अगर हम बात करें ना, मुंजर जो चावल की फसल है ये मार्केट में बिकती है क्वालिटी की बेस पे, कि हर जिसकी फसल अच्छी है उठाना तो खरीदार ने उसे ही है ना, उसे ही है। जिसकी शाइनिंग ज्यादा होगी, जिसका दाना चमकदार होगा, उसको आड़ती या शेलर वाला हमारा ज्यादा पसंद करता है और रेट ज्यादा देगा। एमी स्टार इस्तेमाल करने से हमारे किसान की काश्तकार की जो प्रोड्यूस होगी, जो एंड प्रोडक्ट होगा मुंजी, वो एक तो शाइनिंग होगी, चमकदार होगी, खास नहीं होगी, एक दाना नहीं होगा, सेहतमंद दाना होगा और हमारा मार्केट में रेट बनिस्बत उसके ज्यादा होगा। अल्टीमेटली हमारा पर एकड़ यील्ड पे फर्क पड़ेगा कि हम एमी स्टार इजाबियान जो हम
60 दिन पे और दूसरा 80 दिन पे 2 स्प्रे अगर हमारा काश्तकार कर लेता है, एक तो बीमारियों से पाक फसल उसको मिल जाती है, दूसरा पर एकड़ यानी कि 15 से 10-15% मीन कह दें कि हम 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार में भी यकीनी इजाफा ले सकते हैं पर एकड़, और हम इसको इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप, सिंजेंटा जो है वो सीड्स भी कोई प्रोवाइड कर रहा है इसकी काश्त के लिए, चावल की काश्त के लिए? नहीं, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो सिंजेंटा राइस के सीड पे काम नहीं कर रहा। स्टिल हमारे पास कोई इस किस्म का सीड नहीं है कि जो अगर सिंजेंटा सीड के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहा है वो वेजिटेबल पे कर रहा है। हमारे पास वाटरमेलन का सीड है, और अगर उसमें मेज की बात करें, कॉर्न के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छे हाइब्रिड, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे पास बहुत अच्छे हाइब्रिड मौजूद हैं कॉर्न के सिंजेंटा जो इधर पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। सनफ्लावर का सीड दे रही है, और मुख्तलिफ यानी कि अभी स्टिल हम जो मेजर क्रॉप है हमारी गंदम, काटन होगी और राइस हो गया, इसके बीज हम अभी पाकिस्तान में सेल करना स्टार्ट नहीं किए। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट शायद प्लान हो कि उसमें बेहतर हो, लेकिन अभी स्टिल हम इस पे सीड पे काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, आखिर सिंजेंटा का ही सीड क्यों इस्तेमाल करें? उसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी। देखिए, पहली बात तो राइस का सीड हम दे नहीं रहे, और दूसरी बात है कि हाइब्रिड की प्योरिटी। हाइब्रिड आप बेहतर जानते हैं कि हाइब्रिड वो चीज़ है कि जो F1 नस्ल है उसकी जितनी प्योरिटी उसमें होगी, हाइब्रिड को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसको प्रॉपर एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, और सिंजेंटा जो हाइब्रिड मेज़ के दे रही है, और आई थिंक कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंट हाइब्रिड है हमारे पास, बहुत अच्छे क्लाइमेट के चेंज के हालात से हमारे पास बहुत अच्छे हाइब्रिड मौजूद हैं कॉर्न में, और राइस में स्टिल हाइब्रिड नहीं है, कि जब आएगा तो इंशाल्लाह होपफुली हम किसान काश्तकार को ये भी खुशखबरी देंगे कि हमारे पास राइस का होगा, लेकिन स्टिल हम इस पर काम नहीं कर रहे। अच्छा, काश्तकार अक्सर इस सोच में मुब्तला रहता है, और जो खरीदार होता है बाजुकात वो भी इस सोच में मुब्तला रहता है कि जो केमिकल्स स्प्रेज यूज किए जाते हैं फसल के अंदर, उससे जमीन को नुकसान पहुंचता है, या उससे पैदा होने वाला जो फल होता है, जैसे अगर खास तौर पे चावल की बात की जाए तो मुंजर से जब इसे निकाला जाता है तो एक मिथ पाई जाती है जहन में, ये होता है कि ये इसके अंदर भी मौजूद होगा, ये नुकसानदेह भी खाने की वजह से हो सकता है, इसे वॉश अच्छे से करना है। इन बातों में कितनी सदाकत है? नहीं, मैं जस्ट इंटरनेशनल अगर अफेयर को मैं बात करूं तो आपका ये क्वेश्चन आजकल बहुत हाईलाइटेड है कि दुनिया में देखें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं राइस पे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हम राइस पे स्प्रे नहीं करेंगे, ये खाने वाली फसल है, ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका असर उस फसल में, उस प्रोड्यूस में जाएगा और हमारी सेहत के लिए नुकसान दे रहा हो। अब हमारी एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है? मैं जस्ट ये पीछे अगर आप कर लें, स्टार्ट में आपने कहा था कि हम चौथे नंबर पे आ गए एक्सपोर्टर के हवाले से, 55% हम अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है? हमारा सिंजेंटा का एक बहुत ही कोलैबोरेशन चल रहा है इस टाइम मुख्तलिफ फर्म के साथ कि हम किसान काश्तकार को वो हल दें जिसका रेजिड्यूअल इफेक्ट कम हो। रेजिड्यूअल इफेक्ट उसको कहते हैं हम, जो एंड प्रोड्यूस पे हमारे चावल में या खाने वाली फसल में चला जाए। रेजिड्यूअल सिंजेंटा के ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, इनका रेजिड्यूअल MRI बिल्कुल यानी कि हम समझ लें कि जीरो है। उस पर हम यानी कि हमारा इन प्रोडक्ट का असर आगे तक नहीं जाता। ये प्रोड्यूस पैदा होने से 10-15 दिन पहले ही इनकी हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है उसका प्रोड्यूस। और मैं वही बात कर रहा था कि पाकिस्तानी चावल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है, इंडियन चावल की डिमांड कम हो गई। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इंडिया में जो मुख्तलिफ किस्म के लोग स्प्रे कर रहे हैं उसका रेजिड्यूअल इफेक्ट फसल में चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट होता है, वो कहते हैं कि इसमें रेजिडुअल इफेक्ट है, हमने परचेज नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है, खसूसी सिंजेंटा जो पाकिस्तान में ताउन कर रहे हैं किसान काश्तकार को, या एक्सपोर्ट के हवाले से हम जो पाकिस्तान के में हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें यही है कि हम वो प्रोडक्ट टेस्टेड प्रूवन इस्तेमाल करा रहे हैं जिसका रेजिडुअल इफेक्ट फसल में नहीं है। हम बेफिक्र होकर सिंजेंटा का प्रोडक्ट जहां इस्तेमाल हो रहा है वो अल्टीमेटली उसमें होगा। यही बात कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ब्राउन हापर तेले, रीज़न क्या है कि हमने वो ऐसे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के हमारे जहर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स कीड़े, जो दोस्त कीड़ों को भी ख़त्म कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से, लेकिन हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्त किसान काश्तकार को, आपके ताउन से आने और इस प्रोग्राम के, कि वो इस्तेमाल प्रोडक्ट करें जो कि किसी फसल पे रजिस्टर्ड हो। जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी फसल के किसी प्रोडक्ट की देती है, तो वो सारे चीज़ों को गवर्नमेंट अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए कि उसका क्या इफेक्ट होना है फसल पे, क्या उसके रेजिडुअल है, सारा कुछ देख के रजिस्टर्ड कर रही होती है।
तो यही ये एक स्टैंप होती है एक किस्म की गारंटी की कि इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई चीज खराब नहीं होगी, आपको फसल आपकी बेहतरीन मिलेगी। गुड, यही बात कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन उन्हीं प्रोडक्ट की करती है जो फसल में नहीं है, लिहाजा हमें वो चीज़ देखनी चाहिए, प्रोडक्ट के लेबल को पढ़ना चाहिए कि आया ये फसल पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। अच्छा, किसानों को पैगाम क्या देंगे? बहुत सारे किसान अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स जैसे अमिस्टार के नाम पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होंगे जो मार्केट के अंदर अप्रूव नहीं किए जाते गवर्नमेंट की तरफ से, किसान उसको पैसे भी खर्च करता है, इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता। और इसी तरह सीड्स भी जो हैं वो भी लोकली उसी तरह खरीदे जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है और अल्टीमेटली आपकी फसल जो है वो बेहतर नहीं हो पाती। इस हवाले से बताइएगा कि अनरजिस्टर्ड चीजों को इस्तेमाल करने से फसल को नुकसान कितना होता है और पैसे का ज़िया कितना? वही मैं बात कर रहा हूं कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि सिंजेंटा पाकिस्तान में अगर प्रेजेंस शो कर रही है ना, तो वो एक एक्सक्लूसिव किस्म का नेटवर्क है हमारा नया सवेरा। हम नया सवेरा पे तो इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं, जो हमारा काश्तकार नया सवेरा पे विजिट करेगा, सिंजेंटा के प्रोडक्ट चूज करेगा, तो वो जो नया सवेरा पे हमारा बंदा बैठा है, ट्रेंड बंदा है, कैपेबल बंदा है, एबिलिटी रखता है, तो वो हमेशा काश्तकार को वो चीज देगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज जो है वो हमेशा सिंजेंटा की जान से किसान को दी जाएगी ताकि उसकी फसल जो है वो सरसब्जो शादाब हो। तो बहुत शुक्रिया सादिक हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही बेहतरीन सेशन आज किसान भाइयों के लिए किया गया। तो ये आज का सेशन किसान भाइयों के नाम। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। 41 के अगर खास तौर पे मौजूदा सूरत की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता दिनों में वज़ीर आला पंजाब आए थे, उस्मान बुज़दार की जानिब से 13 करोड़ के बजट का जो है वो ऐलान किया गया था। और इससे पहले जब आए थे तब तकरीबन 20 अरब रुपए के बजट का ऐलान उनकी जानिब से किया गया था। ये तमाम चीज़ें ऐलानों की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हालात इससे काफ़ी मुनफिद नज़र आते हैं। आखिर इसका अपोजिशन अरकान और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अहम कारकुनान और रहनुमा जो हैं उनका क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं मियां अब्दुल मन्नान साहब से। पहले तो सर वेलकम टू द शो, और इसके बाद बताइएगा कि 13 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया, अभी तक कहीं लगता नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का मशकूर हूँ, और आजकल हम फैसलाबाद के अहले फैसलाबाद, शहरी, ताजर, सियासतदान, मजदूर, हमारे वकला साहबान, बाकी जो प्रोफेशनल हैं, वो इसलिए भी आपके मशकूर हैं कि आपने फैसलाबाद के बड़े संगीन मसाइल को जिस खूबसूरत तरीके से हाईलाइट किया है। आपसे पहले हमारे पास फैसलाबाद में ये सहूलत नहीं थी। जितने चैनल थे वो लाहौर को हाईलाइट करते थे, इस्लामाबाद को करते थे, कराची को करते थे। हमें फैसलाबाद में ये सहूलत नहीं थी। आपके आने की वजह से अल्लाह के फजल से फैसलाबाद को ये सहूलत मिल गई है। अब रहा मसला उस्मान बुज़दार साहब का, तो मैंने तो पिछले आपके 1.5 महीना पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई उसका तो कोई इख्तियार ही नहीं है, उसको पर्ची पकड़ा देते हैं, वो आके पढ़ जाता है। मेरे ख्याल पर्ची बदल गई होगी, पिछली दफ़ा 20 लिखा था, इस दफ़ा 13 लिखा था, उसको खुद कोई पता नहीं। और जहाँ तक उन मोहतरम के ऐलानात का तल्लक है कि जब उन्होंने 20 अरब का ऐलान किया तो उसके 8 माह बाद उस 20 अरब में से कितना डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, और अब जब वो 20 से 13 में आ गए हैं, अब कितना शुरू हो रहा है। फैसलाबाद शहर की बेहतरीन मिसाल जो है वो कश्मीर अंडरपास है। आपके चैनल ने बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया है, और जितनी आबादी नहर के उधर रहती है कश्मीर अंडरपास से आगे, और जितनी कॉलोनियाँ हैं वो पिछले 2 सालों से जिस अजाब में हैं आप वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, जो वहाँ से गुजरता है वो एक बार गवर्नमेंट को अच्छे अल्फाजों में याद जरूर करता है। नहीं, मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बात यह है कि रियासत की जिम्मेदारी होती है, लोगों को होता है। एक तो मैंने आपको कश्मीर अंडरपास का बता दिया, तमाम हस्पतालों में इन्होंने दवाई बंद कर दी है। यहाँ तक कि ये इतने जालिम लोग हैं
कि इन्होंने एयर कंडीशन के टाइम मुकर्रर कर दिए हैं। चनियोट तांजरियावाला के हस्पतालों में जुलाई अगस्त में इन्होंने एयर कंडीशन चलाने की सहूलत नहीं दी। वहाँ के एमएस साहबान को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। टोबे में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। अब ये तो आए थे तब्दीली के लिए, लोगों को सहूलतों के लिए। हम करप्टों के खिलाफ ये सादक और अमीन आए थे। इन सादक और अमीनों ने अपनी करप्शन के जो रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप मुझे बताएं, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान साहब को कि जनाब आपका कारोबार क्या है, आपका ज़राए आमदन क्या है। अगर आज आप वज़ीर आज़म नहीं हैं या आज से पहले, तो आप मेरे साथ पिछले टेन्योर में कौमी असम्बली के मेंबर से, कौमी असम्बली के मेंबर को जितने पक्ष और तनख्वाह मिलती है, क्या आप ईमानदारी से बताएं, या उस जज को पकड़ लाएं जिसने आपको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था। उसने अल्लाह के पास जाना है, इसका जवाब देना है और अपना अजाब भुगतना है उसने। मेरी बात सुने, बात यह है, अगर लेकिन यहाँ पे मियां साहब मेरी सुन ले, अगर उसको बुरा लगता है तो मेरे खिलाफ अदालत में जाए कि ये क्यों किया, अल्लाह के निजाम में दखल क्यों दिया एक इस किरदार के। मियां साहब लेकिन यहाँ पे इशू जो आ रहा है, हम मुतलका कामों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए मेरी बात तो बरखल वो ज्यादा बेहतर। फैसलाबाद भी पाकिस्तान का एक अहम शहर है। फैसलाबाद के सर पे मेरे भाई आपके मुल्क की मईशत चलती है। फैसलाबाद के सर पे आपके मुल्क की एक्सपोर्ट चलती है। फैसलाबाद के सर पे आपके मजदूर और किसान और ताजर की रोटी चलती है। फैसलाबाद को मजाक नहीं है। अब इन्होंने किया क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो हाल है, फैसलाबाद को कचरे का एक डंप डिपो बना दिया है। वासा का जो हाल है, जो बारिश होती है उसके बाद 3-3 दिन आपके कैमरे उसकी फुटेज लेते रहते हैं कि लोगों का जो हाल है। बाकी जो डेवलपमेंट, चले आप कश्मीर पुल को छोड़ दें, फैसलाबाद की आप बात कर रहे हैं। आप फैसलाबाद से चनियोट निकलें, आप खोड़ियावाला से जड़ावाला निकलें, आप फैसलाबाद से समुंदरी निकलें, आप फैसलाबाद से जड़ावाला निकलें, आपको पता चल जाएगा कारगुजारी का कि ये क्या हो रहा है। क्या इस शहर ने, चलो जैसे भी इन्होंने 4 सीटें ली, वो चाहे किसका भी कमाल था, छोटे का कमाल था या बड़े का कमाल था, यार कुछ करके तो दिखाओ। अब तो वो कमाल वाले भी सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन वोट तो अल्टीमेटली अवाम ने दिया ना। अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह माफ करे। इस्तगफार। अब्दुल रहमान से अच्छा चलिए ऐसा करें, मैं मियां साहब जरूर आप फरमा रहे हैं वोट अवाम ने दिया। अगर वोट अवाम ने दिया तो शाम को 6 बजे हमारे पोलिंग एजेंट क्यों निकाले गए, हमारी गैर हाजिरी में वोटों की छांटी क्यों हुई, हमारी गैर हाजिरी में गिनती क्यों हुई, व्हाट्सएप के रिजल्ट क्यों आए, इसका कौन जिम्मेदार है। ये कौम कल ये सवाल करेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं जी, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, बजट अनाउंस कर दिया जाता है लेकिन लगता नहीं है फैसलाबाद पे, ये बात तो सच है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए, मियां अब्दुल मनान साहब का तजर्बा माशाल्लाह बहुत है। ये इनकी बात किसी हद तक ठीक है कि जब चीफ मिनिस्टर को बचवाया जाता है तो शायद उन्हें कोई ब्रीफिंग इस तरह की दी जाती है कि इतने अरब का आप अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद पर्ची चेंज हो जाती है। मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं ब्रीफिंग कह ब्रीफिंग होती होगी, वो चेंज हो जाती है। क्योंकि मियां साहब का कहना था अगर अनाउंस किया था तो लगना भी चाहिए था। तो पर्ची एक दी गई थी जिसमें पिछली दफा 20 अरब था, इस दफा 13 अरब कह दिया उन्होंने। वो आप कह सकते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या डेवलपमेंट उन्हें जो ब्रीफ करते हैं तो उसमें ये कुछ चेंज हो जाता होगा। लेकिन अभी संजीदगी से कहा जा रहा है कि शायद ये बजट लग भी जाए, क्योंकि जो कुछ ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई है वो भी कह रहे हैं कि अभी भी लेकिन कहा जा रहा है ना। हाँ, वो लगा तो नहीं है फैसला। कुछ एमएनएस की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को गिला किया गया था, उसके बाद ये संजीदगी से अब ये काम शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने राजा रियाज अहमद या दूसरे एमएनएस उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम भी दिया गया था कि डेवलपमेंट ना होने की वजह से इलाका मकीन उनके खिलाफ हो रहे हैं। जैसे
ये वासा का मसला इतना बड़ा मसला बन चुका है कि इसकी वजह से ही कई एमएनएस के जनाजे निकल रहे हैं, कई एमएनएस की तस्वीरें गटरों के ऊपर लग रही हैं। और ये और फिर देखिए उस पे बड़े मजेदार किस्म के कमेंट बातें भी लिखी हुई हैं कि और कोई साढ़े लाए, यानी जिस शख्स ने वोट दिया है वही फिर तनकीद का निशाना बना रहा है। और ये वो चीज है जो इमरान खान ने ही वोटर्स को सिखाई है बिल्कुल कि आपने तनकीद करनी है, आपने पकड़ना है गिरेबान। अगर कोई शख्स को आप वोट का हक देते हैं, उसे वोट की ताकत से सीट पे विराजमान करते हैं, उसके बावजूद अगर वो काम नहीं करता तो उसके साथ किस तरह से निपटा जाए, एक बड़े ही एहसन अंदाज में ये वोटर को सिखाया गया और उस पर इंप्लीमेंटेशन। मजे की बात ये बताऊं कि समनाबाद में कभी भी सीवरेज का मसला नहीं रहा, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि जैसे समनाबाद या निसार कॉलोनी जैसा इलाका सीवरेज की जो गंभीरता में मुब्तला, हर गली में पानी होता है, हर गली में कोई गली नहीं है, ये पानी आता कहाँ से ये भी कोई पता नहीं है। उसके बाद जब शिकायतें होती हैं तो कोई आता है, वो थोड़ा बहुत अपना जो काम करता है, तो उसके बाद 2 दिन बाद फिर वही मसला। मतलब जितना इनके पास फंड्स आ रहे हैं, ये गिले करते हैं कि हमारे पास जो अफरादी कुव्वत कम है। अब मौजूदा एमडी साहब देखें कि जब इनके पिछले वाले एमडी थे या उससे पहले एमडी थे, वो भी इसी अफरादी कुव्वत के साथ काम कर रहे थे। तकरीबन थोड़े बहुत फंड्स का फ़र्क होता है। जो इनकी एलिजिबिलिटी है, ये जो सियासी सिफारिश पे जो पोस्टिंग होती है, उसकी वजह से हनान ये मसले दरपेश होते हैं। अच्छा, वीआईपी कल्चर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा तनकीद का निशाना बनाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे कहीं पे जाएं, शहबाज शरीफ वजीर आला थे कहीं पे जाएं, हमजा शहबाज कहीं पे जाएं, तो एक सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाती थी। इतनी गाड़ियां आ गई, ये कर दिया, ये सड़क ब्लॉक कर दी, इसकी वजह से एम्बुलेंस रुक गई, फलां चीज होगी, ये चीज होगी, वो चीज। लेकिन अब जब वजीर आला पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर बात चाहूंगा आए थे, तो उनकी जानब से भी जो गाड़ियों का एक तवील लाइन थी वो देखने को मिली और इतनी ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल की, प्रोटोकॉल यूज किया, सड़कों को बंद किया गया, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम कर दिया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये अपनी ही बातों पे पूरा क्यों नहीं उतर रहे? बिल्कुल हनान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पे तो अगर तनकीद करनी हो तो इनका पुराना बयान उठा के देख लें, वो इसके बरक्स कर रहे होंगे। ये हमारे कैमरामैन वकास ने फुटेज बनाई, 30 के करीब गाड़ियों का काफिला था। जो इससे पहले कहा जाता था कि वज़ीर आला खुद गाड़ी चला के जाते हैं, तो 30 गाड़ियों का काफिला जो उन्हें स्कूटी देने के लिए भी मौजूद था। जो शशका होता है चीफ मिनिस्ट्री का, वो मौजूद था। सायरन बज रहे हैं, बाइक्स आगे जा रही हैं, गाड़ियां लेफ्ट राइट हैं आपके, और जिस रोड से गुजर रहे हैं ट्रैफिक ब्लॉक है। मतलब ये आखिर क्या होता है? इक्तदार में आके इनको कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और उसके बाद उसका नशा ही हो जाता है इनको? पूरा शहर बंद किया हुआ था उस दिन, जिस दिन चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे विजिट रहा, और जब तक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे तकरीबन पूरा शहर बंद रहा है। ट्रैफिक का मसला, जो अस्पताल का मसला, ये हनान बात ये भी है कि इनका पहली बार एमपी बने, पहली दफा चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब समझ लें कि मान लिया अब्दुर्रहमान आर्ट गैलरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसका इफ्तिताह करना था, लेकिन बात होती है प्रायोरिटीज की। प्रायोरिटीज इनकी ये क्यों नहीं है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे विजिट करें? हमारे जंग रोड पे जरा विजिट करें, जहां पे जाके देखें, उसकी सूरत हाल को देखें और देखने के बाद फिर उस पर कोई ऐलान करें। हमारे समुद्री रोड पे क्यों नहीं जाते? हमारे ये जो कश्मीर पुल अंडरपास है वहां पे विजिट इन्होंने क्यों नहीं किया? ये वो जगह थी जहां पे जाना चाहिए था इनको, और जाके देखते, संगीनियां देखते चीजों की। बनी बनाई चीज का तो इफ्तिताह करने के लिए कोई भी आ जाता और इफ्तिताह हो जाता। मसाइल को पॉइंट आउट करके वहां पे जाके उसकी संगीन सूरत हाल देख के फौरी एक्शन लेते, तो मेरा ख्याल वो आवाम को ज्यादा भाता। हनान, जब ये पैच वर्क का इशू होता है, सड़कें टूटी हुई होती हैं, चीफ मिनिस्टर ने आना हो तो ये थोड़ी सी कारपोरेशन वाले बजरी वगैरह रेत डाल के ना उसको फिल कर देते हैं, जिससे ये अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे कोई मसला हो। और जब चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर वही ये इंतज़ामिया उन्हें जो कह रहे हैं वो हमारे चैनल पे चलता भी रहा है कि मामू बना रही है, तो ये इन्हें बनाया गया। इधर भी जो बाजार का इफ्तिताह किया, अभी वो गए नहीं थे कि वो बाजार खत्म हो गया सस्ती शिया का। तो इस तरह से मतलब चेक एंड बैलेंस होता है। असल में मियां साहब से पूछता हूं वैसे इस हवाले से, मियां साहब, इन्होंने एक सब्जी का ठेला लगाया और वजीर आला साहब को वहां पे विजिट करवाया और बताया कि अवाम यहां से सस्ती कीमतों में चीजें फराम अवाम को की जाती हैं। जैसे ही वजीर आला साहब गए, सारी चीजें उठा के उन्होंने मस्जिद में रखी और रफू चक्कर। वजीर आला कोई मामू बना दिया। वो किसने बनाया? इंतजामिया ने। इंतजामिया के इल्म में है, फैसलाबाद ब्यूरोक्रेसी के इल्म में। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा अहमक, इससे ज्यादा बेवकूफ, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला, इनसे ज्यादा मुनाफिक उनको मिलना ही नहीं। तो वो इन्हें मामूना बनाए तो और क्या ताया बना लें।
एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जंग रोड पे जाना चाहिए था। अच्छा, मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन मियां साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, उस हवाले से भी तो बताएं। यहां को कानून है, कुछ ज़ाब्ता है, कानून की बालादस्ती तो है। कहां वे वो जो नैब वाला है उसको सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के केस नजर आते हैं। ये सब आपने 2 तिहाई में नैब खत्म नहीं किया जब आसफ अली जरदारी चाहते वो थे। छोड़ दे, मतलब फिर ये बात कहेंगे ना ये मियां है, साहब फिर केसेस से डर के पाकिस्तान मेरी नहीं आ बात रहे। सुने, आप किसी को लगा देते, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बजाय किसी को लगा देते, जब उसको इस तरह काबू कर लिया जाए, जब उसकी फाइलें पकड़ ली जाएं, जब उसकी वीडियो बना ली जाएं, जब उसको ये पता चले कि अगर तुमने ये काम ना किया तो वो रात को सोशल मीडिया पे लगा देंगे जी, जब उसको डराया जाए चुम्मा चाटी से, तो फिर क्या होगा? मियां साहब What will लेकिन happen then? अगर डर है, किसी चीज का डर हो इंसान को, फिर ही नहीं आता। डर अगर तो उनको है ना। अगर मियां साहब किसी हर चीज सर, में, मेरी जैसे आप बात कह रहे हैं सुने, कि बात कोई सुन- उन पे गलत केसेस बात हैं या सुने, ये दुनिया में पहली दफा नहीं हुआ कि जाबर और डिक्टेटर टाइप जो हुकूमतें हैं, ये तो अल्लाह का फजल है, निक्के के तो बेचारे के पल्ले ही कुछ नहीं है। असल बात तो आप समझते हैं। बात ये, लेकिन बात मेरी बात सुन ले। मियां साहब, मैं जो सर, कहना मेरा एक चाहता लफ्ज सुन हूं, ले। मियां नवाज शरीफ किस डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे? एक लफ्ज सुन लें, अगर वो बेकसूर है क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? बेकसूर कहां साबित करना है, किस अदालत में, ये किनके हमारी- सामने? अल्लाह के बंदे को इस मुल्क के हालात देखें। खमीनी साहब कितने साल जलावतन रहे, फिर उस कौम के रहबर और रहनुमा बन के वापस आए। नेल्सन मंडेला कितनी साल रहे जेल में, और उसके बाद जब निकले, मियां साहब को जब सज़ा सुनाई गई तो उनको एक गलत फहमी थी कि इनमें कोई जज्बा ईमानी, कोई गैरत, कोई शर्म, कोई कानून है। और जब वो आए, सारे ख़ानदान को, मरियम बेटी को, कैप्टन सफदर को, हमज़ा को, मियां शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को जेल में दिया। और उनका ये आज मियां नवाज शरीफ बीमार हुए हैं। मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के दौर में भी उनका हार्ट का वहाँ बाईपास हुआ था। आपके शायद इल्म में हो कि उस ऑपरेशन के दौरान एक मिसहैप भी हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी, जिससे उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी। मियां साहब के 2 बाईपास हुए हैं। ये एक झूठों का टोला, एक मुनाफिकों का टोला, रोज रात को गवर्नमेंट को, अच्छा उनको शर्म भी नहीं आती इस गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए कि यार किस पॉइंट पे कर रहे हो? हम सच्चे हैं। बात ये है, अल्लाह का निज़ाम देखें और अल्लाह का फैसला देखें। अब्दुल रहमान से इस हवाले से एक बात सुन लें, जाली पनामा से असली पापा जान पे अल्लाह मियाँ ले आया। मैं इस हवाले से अब्दुल रहमान से पूछना चाहूंगा, आखिर मियां साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान के अंदर? हनान, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ऐसी डील हुई है कि जिसमें मियां साहब शायद अभी ना आए, और ये हुकूमत उन्हें कोई ऐसा समझ लें कि कोई मरियम को भी पीछे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो ये कोई ना कोई डील का नतीजा कह लें या किसी ना किसी हवाले से सियासी चाल कह लें कि अभी 1 आध साल इन्हें मजीद दिया जाएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तब भी ये कहते थे, जब उनसे लोग मिलने जाते थे, कि अगर अभी 1-1.5 साल में हुकूमत गिरा दी तो ये मजलूम बन जाएंगे, फिर इनको जो सियासी एक बेनिफिट पहुंचेगा और ये अगले इलेक्शन में भी सामने आ सकते फिर हैं। अल्टीमेटली ये कहा जाता है ना कि हमें वक्त नहीं पूरा मिला, जब हालात बेहतर होने शुरू हो गए तो तब हमें हुकूमत से गिरा दिया गया। ये तमाम पॉइंट्स जो है वो फिर इनके पॉजिटिवली इनके हक में जाते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे अब्दुल रहमान, इसी गुफ्तगू को ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मियां अब्दुल मेनान मौजूद हैं, साबिक़ एमएन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। आखिरकार ये सुनने में मिलता था कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में कोई अटसट होती है, कोई मसला मसाइल चल रहा है, और ये खबरों की भी बाज़ ज़ीनत बनी कि कोई फैमिली में मसाइल चल रहे हैं सीट को लेके। क्या कहेंगे आप उसको? कभी तसव्वुर नहीं है मेरी पार्टी में। मेरी पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी है। मेरी पार्टी का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मेरी पार्टी का निशान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मेरी पार्टी का
वोट बैंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। बात यह है कि आपकी कभी मैं मरियम बेटी से मुलाकात करा दूंगा, वो मियां शहबाज साहब का इतना एहतराम करती है कि उसने हमारी मीटिंगों में बेशुमार दफ़ा कहा है कि मैं अंकल का इतना एहतराम करती हूँ जितना बाबा का करती हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन सा वायरस है शहीद टल्ली को, कौन सा वायरस है फैजुल हसन चौहान को कि जी उनका इख्तलाफ है। भाई हमारे लिए नवाज शरीफ ऐसे है जैसे अदालत में आप गवाही देते हैं और हलफ उठाते हैं कि आई विल टेल द ट्रुथ नथिंग बट द ट्रुथ। तो हमारे लिए है कि द ओनली नवाज शरीफ नथिंग बट नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, वो उनके दोनों बाजू हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ साहब के बाजू हैं, मरियम बेटी भी उनकी बाजू है, हमजा साहब भी उनके बाजू हैं। सारा उनका अपना खून है, उनका ख़ानदान है और उनके ख़ानदान में सर ख़ानदानी रवायात हैं। अच्छा, फिर यानी जो मरूसी सियासत के ऊपर बात की जाती थी उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान का जो कहना था कि जो बाप है उसी का बेटा आगे एमएनए के लिए, कैसे नहीं? अगर जनरल का बेटा जनरल बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, ताजर का बेटा ताजर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो लीडर का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता? मुझे कोई पाबंदी तो बता देना। या दुनिया में, इंडिया में, दूसरे मुल्कों में, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में मुझे मसाले, मैं आपको 10,000 इंडोनेशिया में मसाले दे देता हूं कि अगर वालद सरबराह ममलकत रहे तो उनकी औलाद में से कोई ना कोई सियासत, क्या पाबंदी लग जानी चाहिए कि चलो इमरान खान तो खैर, मुझे ये नहीं पता, मैं उनकी ज़ात के बारे में नहीं कहना चाहता कि जो लोग रोज झूठ बोले और कहें कि देखे जी नवाज शरीफ के बेटे लंदन में हैं, तो भाई तेरे कहाँ हैं? कुछ शर्म कर लो, कुछ झूठ बोलने से पहले को हया कर लो। चलो तेरी पार्टी तो ये तो जमातुल मुनाफिकीन है, ये तो मुसलमान इतने झूठ बोले और अब झूठ को यू टर्न कहते हैं, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि यू टर्न लेना पड़ता है जी, इनको शर्म नहीं आती। अल्लाह ताला ने झूठ से मना फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में झूठ से मना फरमाया है, अल्लाह ताला ने झूठे पे लानत भेजी है। तो ये वक्त आ रहा है आज से 6 महीने बाद कि ये कौम इन झूठों पे लानत। आपको मीडिया वाले, आपको इनके हाल का नहीं पता, इनकी पॉपुलैरिटी का नहीं पता, कौन सा वोट बैंक है इनके पास, कौन है इनके साथ, सवाए दिहाड़ीदारों के। और आज मैं दावे से कहता हूं कि मेरे शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में करप्शन का रेट हमारे दौर से 5 गुना ज्यादा है। जाए तो सही की क्यों अब्दुर्रहमान, आप इस चीज से एग्री करते हैं? करप्शन कहते हैं अभी भी हो रही, पहले से ज्यादा हो रही और 5% रेट जो है उसका बढ़ गया। सदाकत है इसमें? बिल्कुल हरान आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें जब 2008 से 18 के दौरान जब मैंने ये सारा देखा है तो उसमें MPMNs की बात सुनी जाती थी, थानों में सुनी जाती थी, ब्यूरोक्रेसी में सुनी जाती थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जहाँ करप्शन के गढ़ होते हैं, अगर कोई सियासी बंदे का फ़ोन जाता था तो उसके एहतराम में वो काम कर देते थे। अब वो नहीं हो रहा। अब समझ लें कि कोई भी काम है, कोई भी सिफारिश है, लेकिन अगर पैसे देंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, काम लटक जाएगा। ये बिल्कुल मैंने देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अब MPMNs की उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही 2 साल में। इनको तो अफसरान जो यहाँ पर सीटों पे बैठे हैं वो समझते हैं कि ये MPMNs OSD बने हुए हैं, जैसे कोई अफसर का इख्तियार वापस लेके OSD बना दिया जाता है, इनको OSD समझा जाता है कि अब इनकी बात ना भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें चीफ सेक्रेटरीज पंजाब में कितने बदल दिए, IG बदल दिए, लेकिन कोई इधर कुछ भी चेंज नहीं हो सका। स्ट्रक्चर जो मौजूद था वो पहले से ज़्यादा बिगड़ चुका है। कोई भी टैक्सेशन का मामला हो उसमें डबल पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल ये हकीकत है। और उसमें किसी की भी कोई जो इससे पहले सुनवाई नहीं होती। इनकी जो शुरू में किया गया था कि ये पोर्टल बना दिया, यहाँ आप शिकायत दें, अब पोर्टल पे 20 शिकायतें आप इंदराज करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नहीं देख रहा कोरोना के दौरान जो कुछ हुआ है, या अभी जो अद्वियात के हवाले से पहले मियाँ साहब ने बताया। तो ये तमाम चीज़ें जो हकायक हैं, हकीकत हैं, डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लग रहा, सेहत पे नहीं लग रहा, एजुकेशन पे नहीं लग रहा, कहीं कोई भी पैसा नहीं लगाया जा रहा, कोई भी शोबा इनसे मुतमिन नहीं है, ट्रेडर्स मुतमिन नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट मुतमिन नहीं है, एक्सपोर्टर्स भी इतना ज़्यादा वो इनसे मुतमिन नहीं है। हालांकि
जब इन्होंने $100 से 157 पे लेके गए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक्सपोर्टर्स मुतमईन होगा, उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि जो हमारा डेफिसिट है वो लेवल पे आ सके। डेफिसिट मौजूद है। इसके अलावा जो इसके नुकसानात ये हुए कि जो चीज़ें दरामद की जाती थी वो महंगे दामों आना शुरू हो गई, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी और अल्टीमेटली जो दरामद है वो कम करना पड़ी। यानी कि हम अपनी एक्सपोर्ट में तो इजाफा नहीं कर सके, लेकिन डेफिसिट कम करने के लिए हमने दरामद पे कट लगा दिया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि टेक्सटाइल को कोई इंडस्ट्री को मशीनरी चाहिए, महकमा ज़राअत में चाहिए या अद्वियात के हवाले से कोई मशीनरी चाहिए, तो वो पहले से डबल रेट पे चली गई, उस पर टैक्सेशन बढ़ गई और जो कीमतें कम करने का नतीजा ये निकला कि गंदम हमारी बाहर स्मगल होना शुरू हो गई। जब $100 का था गंदम स्मगल नहीं होती थी, अब डॉलर ज़्यादा का होगा, गंदम स्मगल होती है, बाहर से अच्छा रेट मिलता है, यहाँ कम रेट है, नतीजतन अभी गंदम का चंद महीने गुजरे हैं बहरान शुरू हो गया। इसी तरह से चीनी का आप देख लें कि 100+ रेट चला गया है। मामला तो कुछ ऐसे हैं कि इनको कंट्रोल अब करना पड़ेगा, वरना अनकंट्रोल सिचुएशन जो है वो वो आवाम के लिए ही नुकसानदेह है, इनके लिए तो नुकसानदेह नहीं है। मियां मनान साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, चंद दिन पहले सीओ फेस्को को चेंज किया गया और ये कहा जाता था कि 3 MNAs हमारे गए वहां पे और उन्होंने जाके कोई ऐसी बात की जो कि उनकी मानी नहीं गई, जिसके बाद सीओ फेस्को को चेंज कर दिया गया। मैं इसी के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद मियां साहब आपसे ही जवाब लूंगा इसका। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मियां मनान मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं। मियां साहब, स्माइल आ रही है आपके चेहरे पे और मेरा ख्याल जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछा था शायद उसी की वजह से आ रही है। तो सीओ फेस्को के हवाले से क्या कहेंगे जो चेंज किया गया? देखें, अब्दुर्रहमान मेरे साथ बैठे हैं, मुझे याद है कि इन्होंने खबर चलाई थी कि किसी करप्ट एसटीओ को उन्होंने सस्पेंड किया था, ये बहाल कराने गए थे। अब देखें, जो खबर सिटी 41 पे आ जाए वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई हिडन फैक्ट नहीं रहता, तो उसके बारे में इन्होंने लगवाना था, क्योंकि ये सादक और अमीन है और इनकी जिम्मेदारी है कि महकमा जिसको करप्ट कहे उसको बहाल कराएं। अगर ये बहाल नहीं कराएंगे तो जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सर्टिफिकेट दागदार हो जाएगा, तो उसमें उसको बदला है। लेकिन बात यह है कि अदारों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। आप गिने कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, कितने आईजी बदले, कितने आरपीओ बदले, कितने इन्होंने डीसी बदले, इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। अच्छा, अब कहते हैं जी इनके मेंबर, मैं आपको कन्फर्म रिपोर्ट, मेरे लिए राजा रियाज साहब काबिल एहतराम है, सियासी कारकुन है, हमारे साथी भी रहे हैं, उनको बुला के आप इंटरव्यू लें और उन्होंने जाके रोना रोया था इमरान खान के आगे कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनता नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं। ये पूछ लें उनसे अगर मेरी बात गलत है तो। बात यह है कि ये क्यों नहीं हो रहा, आप इस पे गौर करें ना कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इनको इलेक्टेड नहीं समझती, इनको सिलेक्टेड समझती है। इनके बारे में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने एक पूरी गज़ल लिखी हुई है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं माल हूँ किसी और का, मुझे बेचता कोई और है। अच्छा, अब्दुर्रहमान से चले इस हवाले से पूछ लेते हैं। अब्दुर्रहमान, कितनी सदाकत है इन बातों में? देखिए अनान, ये फेस्को वाला वाकया तो ये बड़ा जो तलख वाकया है कि एक जो यहाँ पर सीईओ की जानब से कहा गया है कि ये करप्ट एसडीओ, इसकी जगह कोई और लगवा लें, अगर चेंज ही करवाना है, जो नया लगाया है उसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो हठधर्मी है कि वही बंदा लगवाना है और फिर उसी की जो यहाँ पर रंजिश दिल में पाले हुए इन्होंने चेंज करवा दिया सीईओ फेस्को। तो इसका जो देखिए इम्पैक्ट वो बड़ा ख़तरनाक होता है इदारों पे, इदारे मेरिट पे जा रहे होते हैं। इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो नया सीईओ लाजमन कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाएगा अपनी सीट बचाने के लिए कि जो आउट ऑफ मेरिट होगा और जिसकी वजह से जो महकमा है, जो उसके महसूलात है वो मुतासर हो सकते हैं, महकमे के लाइन लासेस में इजाफा हो सकता है या
उस इलाके में जो शिकायत बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है इसमें कोई भी शिकायत हो तो वो फौरी तौर पर मीडिया पे आ जाती है। तो ये CEOs या जितने भी हेड हैं उनकी कोशिश तो यही होती है कि कोई शिकायत सामने ना आए और कोई करप्शन कर रहा है उसको तब्दील कर दिया जाए। ये हेड का जो इख्तियार भी होता है। तो ये MPMNs को भी चाहिए कि सिफारिश का मकसद ये नहीं होता कि अपना बंदा फौरी तौर पे उधर की जो यहाँ पर फौरी तौर पे लगवा दिया जाए, कोई चेंज हो जाए, तबादला किया जा सकता है, कई तरीके हो सकते हैं ओब्लाइज करने लेकिन के। जो तरीका इनकी तरफ से अपनाया गया मेरा ख्याल मुनासिब नहीं था वो। नहीं देखिए और पूरे वो इनका मंशूर है। बिल्कुल, और तनकीद का निशाना बनाया गया आवाम की तरफ से उसे। तो मियां साहब की तरफ चलते हैं। मियां साहब, हमारा एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का सिस्टम होता है। मैं एक लफ्ज दूंगा आपको, उस लफ्ज को सुनते ही आपके दिमाग में जो भी बात आए उसे अच्छे से एलेबरेट कीजिएगा। तो स्टार्ट करें मियां साहब। जी भाई। शहर फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद मेरे लिए तो अल्लाह के फजल से जन्नत की तरह है जी। इस शहर ने मुझे बेपनाह इज्जत दी। बहुत अच्छे लोगों का शहर है। हालांकि हमारा मिक्स कल्चर है। यहाँ ताजर भी है, मजदूर भी है, वकला भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, मीडिया भी इस वक्त बड़ा ताकतवर है। लेकिन इस शहर में मैं अल्लाह के फजल से कहता हूँ कि रिज़्क़ कमाने, हलाल कमाने की टेंडेंसी अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा है। सियासत। फैसलाबाद की सियासत जी। 18 में गंदी की, वैसे ठीक ही थी। शेर अली। आपके नून लीग के जो शेर अली हैं उनके हवाले से कुछ कहें शेर अली के हवाले। हमारा शेर कौन है? शेर अली, शेर अली जनाब। आप चौधरी शेर अली जी, चौधरी शेर अली। शेर अली बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। देखें मेरी बात सुने, हमारे अब पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी दौर में लोकल तो हल्की फुल्की ग्रुपिंग थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैंने हाई फोरम पे मीटिंगों में, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में, सेंट्रल एग्जेक्टिव में राना सनाउल्लाह साहब को और शेर अली साहब को साथ साथ बैठे और आपस में हंसते खेलते देखा। मेयर रज़ाक मलिक या फिर हाजी अकरम अंसारी? देखें बात यह है कि हाजी अकरम अंसारी बहुत शरीफ आदमी हैं, धीमे हैं, मेरे जैसे नहीं हैं। रज़ाक मलिक को देखें, ये जो आज मीडिया पे आके पूरी मैं गवर्नर साहब पूरी ये टीम है, ये एक मुंतखब करना हो तो सुने किसे ना, करें? साबरी और हमनवा रोज एक ही कवाली करते हैं कि हम 5 साल पूरे करेंगे। तो फिर मेयर रज़ाक मलिक का क्या गुनाह था? तुम्हारा असूल कहाँ गया? तुम्हारा नैरेटिव कहाँ गया? इसलिए कि वो नून लीग का था। शर्म से डूब मारो और अगला इलेक्शन कराओगे तो नून लीग तुम्हारी टांगें खड़ी कर देगी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आपका मनपसंद खाना क्या है? मेरा मान जाएंगे मनपसंद खाना मक्की की रोटी और साग। अरे क्या बात है, साथ में मक्खन का पेड़ा भी हो, मक्खन का पेड़ा, लस्सी। लस्सी हो। अच्छा, नमकीन लस्सी या कच्ची लस्सी? नमकीन 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 लस्सी, पक्की लस्सी। पक्की लस्सी। अभी वैसे ख्यालात अभी भी वो गांव से नहीं मिलते- बनता है मेरे घर में हर हफ्ते 10 दिन बाद बनता है। अच्छा, और स्पेशल मैं अपने घर में बनो। देखो मेरी बात सुने, कभी अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ना चाहिए। हम बुनियाद चले मियां साहब, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आपसे कर लें ताकि आप उसका जवाब दे सकें। स्पेस स्टेशन का एडवेंचर करना हो तो किसके साथ करना पसंद करेंगे, मायरा खान या रीमा जी? 72 साल का हूं। अपनी पसंद बताएं। रीमा ज्यादा उम्र की है। रीमा ज्यादा बेनिफिटेड है जी आप। अच्छा, किसी हसीन शख्स पे शायरी लिखनी हो तो किस पे लिखेंगे, आसिफ अली जरदारी पे, शेख रशीद पे या फवाद चौधरी? नहीं देखे, शायरी इन तीनों में से किस पे लिखना चाहेंगे आप अगर लिखनी पड़े? नहीं, मैं शेख रशीद पर, फवाद चौधरी पे तो कभी नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि शायरी खराब नहीं करना चाहता। यानी अल्टीमेटली आपका जवाब आसिफ अली जरदारी साहब है। अच्छा, टाइम पास करने के लिए 1 घंटे की गुफ्तगू करनी हो तो किसके साथ करेंगे, मारवी मेमन या फिरदौस आशिकावान? मेरा गुनाह बता दे। कोई एक नाम बता दें जिसके साथ नहीं, आप मेरा गुनाह ही बता दे। कोई एक नाम तो लें, आप इन दोनों में से किसी एक का नाम ले लें। देखिए, मारवी हमारे साथ पिछले 5 साल रही है, इसलिए उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा। नून लीग में रही है। लेकिन नाम फिरदौस अपा का लेंगे? नहीं, फिरदौस आपा हमारे साथ कभी रही नहीं, और ख्वातीन का एहतराम करना मुहज़्ज़ब मुआशरे में फ़र्ज है। ठीक है। अच्छा, किसकी कॉल आएगी तो सबसे पहले उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो काट के मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आएगी तो काट के साइड पे रख देंगे, मैसेज पे भी जवाब ना देंगे?
राना सनाउल्लाह, शेर अली, कैप्टन सफदर। कॉल किसकी उठाएंगे सबसे पहले? देखिए मेरी बात सुने, मेरे लिए दो आदमी बहुत ज्यादा मोहतरम हैं, कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह। चौई शेर अली साहब को मैसेज कर दूंगा, क्योंकि कॉल किसकी उठाएंगे मुझे ये बताएं सबसे। मैं तो कह रहा हूं कि दो आदमियों को उठाऊंगा, एक की नहीं दो उठाऊंगा। की नहीं, अब दो आदमियों की कॉल आ ही नहीं सकती। मुझे क्यों फंसाते हैं? फंसा नहीं रहा आपको, मैं बता रहा हूं। नहीं, मेरे लिए दोनों मोहतरम हैं। अगर एक कॉल आती है सबसे पहले कॉल किसकी उठाएंगे? देखें मेरी बात सुने, हमारा जो तंजीमी ज्यादा राब्ता है, चूंकि राना साहब पंजाब के सदर हैं और हम सारे ओहदेदार हैं, तो इसलिए जल्दी उठानी पड़ती है कि अगर तंजीमी मामला हो तो फौरन हल हो। जी, राना सनाउल्लाह साहब की कॉल आप उठाएंगे और मैसेज पे जवाब किसे देंगे? मैसेज पे जवाब और दोबारा जो कॉल बैक मैं कैप्टन सफदर को भी करूंगा। मैसेज की मैसेज भी करूंगा और कॉल बैक भी करूंगा। यानी शेर अली साहब सुन लीजिए कि अगर आपकी कॉल आती है तो ना आपको मैसेज पे जवाब नहीं, देंगे, मैसेज करूंगा, और ना ही मैंने कॉल कहा पे है, जवाब देंगे। मैंने शुरू में कहा है कि शेर अली साहब को मैसेज करूंगा। चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आज के शो काटूंगा में किसी की नहीं, काटूंगा किसी की नहीं, क्योंकि मेरे लिए मैंने मान लिया जनाब, मान लिया। बहुत शुक्रिया मियां मनान साहब शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।